नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका श्री शक्ति क्लासेज में स्वागत है। और आज हम प्लांट वाटर रिलेशंस के जो आगे के टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा परासरण यानी ऑस्मोसिस। परासरण या ऑस्मोसिस, देखो क्या होता है परासरण या ऑस्मोसिस। तो परासरण वह विसरण प्रक्रिया है, यानी परासरण में क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। परासरण वह विसरण प्रक्रिया है जिसमें जल अधिक सांद्रता से, ध्यान रखना, जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। अब देखिए, अच्छा इसके लिए क्या है, अब परासरण भी क्या है, विसरण जैसा ही है। परासरण भी क्या है, विसरण में हमने क्या पढ़ा था, ठोस द्रव गैसों के अणु है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं या गमन करते हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है, परासरण में भी विसरण जैसी ही प्रक्रिया हो रही है। इसमें सिर्फ क्या जल है और उसकी जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि परासरण क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। यानी जो परासरण की ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है उसके लिए आवश्यक क्या है, आवश्यक चीज होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होगी तो परासरण संभव नहीं है। तो जरूरी क्या है परासरण के लिए, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली, अब देखो हम यहां पर एक छोटे से उदाहरण की सहायता से यदि हम समझना चाहें तो क्या है, मान लो यहां पर ये क्या है, आपके अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। यहां पर विलायक यानी शुद्ध जल है, और यहां पर कोई घोल है, मान लो शुगर का घोल है ये, शुगर का क्या है ये घोल है। और यहां पर मान लो विलायक है ये, यानी शुद्ध जल है। अब क्या हो रहा है, हमने बात की, अब यहां पर पानी की बात करें, जल की कंसंट्रेशन की बात करें, तो यहां पर जल की सांद्रता कंसंट्रेशन क्या है, कम है। किसमें, इस शक्कर के घोल के अंदर जल की सांद्रता कम है, तो यहां जल सांद्रता कम, घोल के अंदर जल की सांद्रता क्या है, कम है। और इधर क्या है, जल की सांद्रता ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है। अब हमने बात क्या की है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। जब जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, किसके द्वारा, किसको पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहां पर ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इधर जल की सांद्रता अधिक है, इधर इस घोल के अंदर, शक्कर के घोल के अंदर जल की सांद्रता क्या है, कम है। तो अब ये जो जल है, इस जल के अणु हैं वो उस अर्धपारगम्य, और हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पढ़ा था कि ऐसी झिल्ली जिसमें अर्ध यानी आधे ही पदार्थ उसमें क्या पार हो सकते हैं, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं।
तो यहां पर पार कौन हो रहे, विलायक के पदार्थ, विलायक यानी जल है, वो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करेगा और कहां पर आ जाएगा, इस घोल के अंदर आना शुरू करेगा। इस घोल में ही क्यों आ रहा है जल, क्यों, क्योंकि यहां पर अभी जल की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो क्या है, कम है, और इधर क्या है, कंसंट्रेशन, सांद्रता ज्यादा है, इसलिए यहां से जल के अणु हैं वो इस घोल में आना शुरू होंगे। ठीक, और फिर ये इस प्रकार का स्थानांतरण कब तक चलेगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन, सांद्रता बराबर ना हो जाए। तो परासरण में क्या है कि परासरण वह विसरण प्रक्रिया है। विसरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी कोई चीज अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रही है, विसरण जैसे ही। तो परासरण वह विसरण प्रक्रिया है जिसमें जल अधिक सांद्रता से, यहां पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, इस शक्कर के घोल के अंदर सांद्रता कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब जल या विलायक गति करता है, गमन करता है, किसके माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए। यह आवश्यक है, अर्धपारगम्य झिल्ली होना जरूरी, अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ गमन या गति करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। परासरण की जो खोज है, परासरण की खोज एबे नोलेट नामक के कोई वैज्ञानिक थे, एबे नोलेट ने की थी। देखिए, परासरण की हमने बात कर ली। अब परासरण की क्रिया विधि, आपके इसमें बुक के अंदर एक प्रयोग दिया गया है परासरण से संबंधित, वो देखते हैं हम। देखिए, डायग्राम आपके सामने है, यहां पर ये एक थिसल कीप है, थिसल कीप है, कैसा है ये, उल्टा, उल्टा थिसल कीप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थिसल कीप है जो कि एक स्टैंड के साथ में क्या है, लगा हुआ है। फिर इस थिसल कीप के अंदर हमने क्या किया, शर्करा का विलयन डाल लिया, शर्करा का विलयन डाल दिया हमने, और इसके नीचे के मुंह को, कहां पर देखो, यहां पर इसके नीचे के, इसके मुंह जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर ये खुला है, वहां पर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली होना जरूरी है, तो यहां पर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। अब इसको हम एक बीकर में रखते हैं, इस पूरी थिसल कीप को उल्टी स्थिति में है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, उल्टा है, और अंदर क्या है, शर्करा का विलयन है। उसको ऐसी स्थिति में हम एक किसके अंदर रखते हैं, बीकर के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर बीकर में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, तो एक थिसल कीप है उल्टा, उसके अंदर शर्करा का विलयन है, फिर इसके मुंह पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, वो बांध दी गई है। फिर उसको इसी स्थिति में एक बीकर के अंदर, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल, उसके अंदर रख देते हैं। कुछ समय बाद में हम देखेंगे, मान लो पहले हमने इस थिसल कीप में भरे हुए शर्करा के विलयन का जो स्थिरांक है, या जहां पर इसकी स्थिति है, वो नोट कर रखी है हमने, जहां तक ये इसका शर्करा का विलयन है, उसका जितना स्तर है वो नोट कर रखा है। कुछ समय बाद हम देखेंगे तो क्या होगा, परासरण की प्रक्रिया होगी। परासरण की प्रक्रिया होगी तो अभी हमने पढ़ा है कि यहां पर इस बीकर के अंदर चूंकि शर्करा का विलयन है, शर्करा का विलयन होने के कारण यहां पर जल की सांद्रता क्या है, कम है, जल की सांद्रता कम, और इस बीकर के अंदर, जो इसके अंदर हमने उल्टा रख रखा है इस थिसल कीप को, यहां पर क्या है, जल की सांद्रता ज्यादा, यहां पर लोअर कंसंट्रेशन और यहां पर हायर कंसंट्रेशन, जल की सांद्रता क्या है, अधिक है। अब क्या होगा, वही कि भाई अर्धपारगम्य झिल्ली से जल के अणु हैं वो किसके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगे, थिसल कीप के अंदर। क्यों, क्योंकि यहां पर जल की सांद्रता क्या है, कम है, बाहर बीकर के अंदर जल की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो इस
अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए ये जल के अणु हैं वो थिसल कीप के अंदर प्रवेश करेंगे। अब चूंकि थिसल कीप के अंदर पहले से ही शर्करा का विलयन भरा हुआ है और बीकर से और जो जल के अणु हैं वो भी थिसल कीप के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब यदि हम देखेंगे तो जो स्थिरांक हमने यहां पर मान लो इस स्थान पर नोट किया था, जब जल के अणु प्रवेश करेंगे तो इसका स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये बढ़कर मान लो यहां तक पहुंच गया। शर्करा का स्तर कहां पहुंच गया, यहां पर, यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जल के अणुओं ने क्या किया, प्रवेश किया, प्रवेश किया, तभी तो इसका शर्करा का क्या हो गया, स्तर बढ़ा है। तो ये होती है परासरण की क्रियाविधि कि जिसके अंदर कोई जल के अणु हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गति करते हैं या जाते हैं, तो उसे हम परासरण कहते हैं। परासरण के प्रकार अब हम देखेंगे। परासरण के प्रकार, परासरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके अंत्य परासरण और एक होता है बही परासरण। बही परासरण सबसे पहले देखते हैं अंत्य परासरण क्या होता है। अंत्य परासरण, जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो जल क्या होता है, कोशिका में प्रवेश करता है। जल कोशिका में प्रवेश करता है, इसे अंत्य परासरण कहते हैं। यानी जब किसी कोशिका को अल्परासरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, कम हो। यदि हम अल्परासरी विलयन की परिभाषा देखें तो अल्परासरी विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है, कम होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्प परासरी विलयन। तो जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो क्या होगा, जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, जल कोशिका में प्रवेश करेगा, इसे हम क्या कहते हैं, अंत्य परासरण। दूसरा है बही परासरण, बिल्कुल इसका विपरीत हो जाएगा। अंत्य परासरण का विपरीत क्या हो जाएगा, बही परासरण। जब किसी कोशिका को अति परासरी, वहां पर लिया था हमने अल्प परासरी, यहां पर लेंगे अति परासरी विलयन में रखते हैं, तो जल इस बार क्या होगा, कोशिका से बाहर आएगा, कोशिका से बाहर निकलता है। क्यों, क्योंकि हमने जो विलयन लिया है वो कैसा है, अति परासरी विलयन। और अति परासरी विलयन कहते किसे,
किसे कहते हैं कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, अति परासरी विलयन कहते हैं। तो जब किसी की सांद्रता, जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं तो जल कोशिका से क्या होता है, बाहर आ रहा है। चूंकि ये बाहर आ रहा है इसीलिए इस प्रकार के परासरण को क्या कहते हैं, बहिःपरासरण कहते हैं। अतः इसे बहिःपरासरण कहते हैं। तो इस प्रकार परासरण के दो प्रकार से होता है, अंत्यपरासरण और बहिःपरासरण। अंत्यपरासरण में जब किसी कोशिका को अल्पपरासरी विलयन में रखते हैं, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, कम हो, उसे क्या करते हैं, अल्पपरासरी विलयन कहते हैं। तो जब किसी कोशिका को अति अल्पपरासरी विलयन में रखते हैं तो जल क्या होता है, कोशिका में प्रवेश करने लग जाता है, इसलिए उसको अंत्यपरासरण कहते हैं। और जब किसी विलयन को जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं तो अब इस बार क्या होगा, जल कोशिका से बाहर निकलेगा, इसलिए इस प्रकार के परासरण को बहिःपरासरण कहते हैं। अब बात आती है परासरण का महत्व। परासरण का महत्व क्या है भाई, इतनी चीजें हमने जो देखी है, ऑस्मोसिस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यदि हम बात करें पहले के पौधों में जो जल का अवशोषण होता है, पौधों में मूल रोमों द्वारा अवशोषण में परासरण क्रिया सहायक है। आगे हम पढ़ेंगे आगे वाले पार्ट के अंदर कि भाई मूल रोम होते हैं, जैसे आपने ये जड़ है और उसमें इस प्रकार धागे नुमा छोटी छोटी संरचनाएं निकली होती हैं, और ये क्या होती है, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के दो कणों के बीच में धंसी हुई होती है। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी के कण है, ये एक मिट्टी का कण है और यहाँ पर बीच में ये धंसा हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। तो ये जो मूल रोम है वो मृदा से जल का जो अवशोषण कर रहे हैं, वो अवशोषण किससे करते हैं, परासरण की क्रिया विधि के द्वारा करते हैं। फिर परासरण द्वारा ही जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। ठीक है, परासरण की क्रिया द्वारा ही जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। एक और यदि हम इसका देखें, जो तरुण कोशिकाएं होती है, नई कोशिकाएं होती है, तरुण कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है, ये जो नई नई कोशिकाएं बनती है, उन कोशिकाओं की वृद्धि क्या होती है, परासरण पर ही निर्भर करती है, परासरण पर निर्भर करती है। और यदि हम बात करें परासरण के महत्व की पादपों के अंदर, तो पादपों में जो हिमीकरण और शुष्कन होता है, पादपों में हिमीकरण व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। किसको, पादपों को प्रतिरोधी बनाता है। तो ये कुछ महत्व है परासरण का कि भाई मूल रोमों द्वारा जल का जो अवशोषण है उसके अंदर परासरण विसरण है, वो परासरण विधि द्वारा संपन्न होता है। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि परासरण पर निर्भर करती है। और पादपों में जो हिमीकरण होता है, यानी जमना पादप का सर्दियों के अंदर, और शुष्कन गर्मियों में शुष्क अवस्था में आ जाना, उसके प्रति जो प्रतिरोधी है वो कौन करता है, परासरण ही करता है। देखिए आगे टॉपिक है हमारे जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य
विकुंचन। क्या होता है ये? जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। कि जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं, जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं तो जल, अभी हमने पहले वही परासरण के अंदर पढ़ाई है कि जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं, अति परासरी विलयन ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो? कोशिका रस की सांद्रता से ज्यादा हो। तो जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं तो जो जल है वो क्या होगा? कोशिका से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, कोशिका से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जल कोशिका से बाहर निकलता है। अब जब कोशिका से जल बाहर निकलेगा तो क्या होगा? कोशिका सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। पहले स्पीड थी, टर्गर थी, फैली हुई थी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से जल का बाहर आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? कोशिका भी सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य उसके अंदर भरा हुआ जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। मान लो ये कोशिका है, ये एक आपके कोशिका है, ठीक है। अब क्या होगा? इसमें से जो वाटर है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा ऑस्मोसिस के द्वारा। जब बाहर आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर से, इसके अंदर जो भरा हुआ प्रोटोप्लाज्म है या आप जीव द्रव्य आप कह सकते हो, जीव द्रव्य वो क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं तो जल कोशिका से बाहर निकलता है। इस कारण जीव द्रव्य सिकुड़कर एक कोने में चला जाता है। अब ये क्या होगा? जीव द्रव्य सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और सिकुड़ते 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 वो कहां चला जाएगा? एक कोने के अंदर जाकर साइड के अंदर हो जाएगा, सिकुड़कर एक कोने में चला जाता है। इसे जीव द्रव्य कुंचन, इसे जीव द्रव्य क्या है? कुंचन कहते हैं, ठीक है। तो देखो कि जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं तो जल कोशिका से क्या होता है? बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस कारण जीव द्रव्य सिकुड़कर एक कोने में चला जाता है, इसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब इसी का बिल्कुल उल्टा जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन क्या हो जाएगा कि जब ये जो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है, जब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका यानी जो कोशिका सिकुड़ गई है, भी हमने जब कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा तो वो सिकुड़ गई। अब उस सिकुड़ी हुई यानी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को यदि कौन से विलयन में? अल्प परासरी विलयन में रखें, अल्प परासरी विलयन में रखें तो क्या होगा? वापस कोशिका है वो फैलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जल अंदर प्रवेश कर रहा है कोशिका के। तो इस कारण जीव द्रव्य जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाएगी? प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन वो भी फैल जाएगी। जब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को यदि अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका का जीव द्रव्य पुनः फैलने लग जाता है।
और कोशिका स्फीत अवस्था में, स्फीत यानी तरगर यानी फैलना, स्फीत अवस्था में आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही जीव द्रव्य विकुंचन। तो क्या हो गया? जीव द्रव्य कुंचन का मतलब सिकुड़ना, और जीव द्रव्य विकुंचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ी हुई कोशिका का पुनः फैल जाना। जीव द्रव्य कुंचन तो कब हो रहा है? जब कोशिका को हमने कहां रखा? अति पराशरी विलयन में रखेंगे, तब जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? कुंचित हो जाएगा, जीव द्रव्य सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ कर एक कोने में चला जाएगा। जीव द्रव्य विकुंचन कब होगा? कि जब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे तो उसका जो जीव द्रव्य है उस कोशिका का, वो पुनः फैलने लग जाएगा। जब जीव द्रव्य फैलेगा तो क्या होगा? कोशिका स्फीत हो जाएगी, स्फीत यानी वो फैल जाएगी और अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य कुंचन यानी सिकुड़ना, जीव द्रव्य विकुंचन यानी जीव द्रव्य का फैलना। आगे है हमारा टॉपिक कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। पहला आता है आपके परासरण दाब। अभी हमने पहले पढ़ाई है परासरण दाब, परासरण के बारे में हमने पढ़ा है, अब हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, सेम सी चीज है कि शुद्ध जल यानी विलायक को, यहां पर ये विलायक है जल, विलायक यानी जल, तो शुद्ध जल यानी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर, अब यहां पर हमने क्या लिया था? हमने यहां पर शर्करा का घोल लिया था, शर्करा का घोल लिया था। यहां पर हमने क्या लिया था? विलायक, विलायक यानी शुद्ध जल लिया था हमने यहां पर। अब और ये क्या थी आपके? अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। परासरण दाब क्या हो गया? और परासरण में पहले देखा था अधिक सांद्रता से जल कम सांद्रता की ओर जाता है, बीच में क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो परासरण दाब वह दाब होता है जो जल को यानी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर, अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर जाने से क्या करता है? रोकता है। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहां पर ये जो विलायक है यानी जल है, इस जल को इधर शर्करा के घोल में जाने से रोकने के लिए जो फोर्स लगा रही है, ऐसा तो है नहीं कि आराम से जाने दे रही है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली कुछ ना कुछ तो काम कर ही रही है ना, आसानी से जाने नहीं दे रही। ये तो क्या होगा? आसानी से जल है वो पूरा पूरा आराम से चला जाता है इस घोल के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अर्धपारगम्य झिल्ली भी क्या होती है? उसमें जितनी भी अपनी ताकत है वो ताकत लगाती है और इस जल के अणुओं को यहां पर जाने से रोकने में एक दाब का काम करती है, दाब लगाती है, और उस दाब को ही हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो विलायक यानी जल के अणुओं को दूसरी ओर जाने से रोकने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली जो दाब लगाती है उसे ही क्या कहते हैं? ऑस्मेटिक प्रेशर। या ओपी। ओपी का मतलब क्या है? ऑस्मेटिक प्रेशर या परासरण दाब कहते हैं। तो देखिए यहां पर जल है, ये इधर की ओर आना चाहते हैं जल के अणु, यहां पर सांद्रता अधिक है, यहां पर सांद्रता कम है, बीच में क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो ये जो जल के अणु इधर आ रहे हैं, इस घोल की तरफ आ रहे हैं, तो आने में ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो क्या करेगी? रोकने का काम भी करेगी।
एक दाब लगाएगी जिसके कारण जल के अणु है वो अधिक मात्रा में इधर ना आ सके। तो इसे हम क्या 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 कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। परासरण होता है, परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या होता है? परासरण दाब होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? वो होता है आपके विलेय पदार्थों की मात्रा के, विलेय पदार्थों की मात्रा के क्या होता है? ये अनुक्रमानुपाती। तो परासरण दाब विलेय पदार्थों की मात्रा का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या अधिक होगी, परासरण दाब भी अधिक होगा। विलेय पदार्थों, विलयन में उपस्थित विलेय, देखिए विलयन है, उस विलयन के अंदर क्या है? विलयन कब बना? जब हमने उसके अंदर विलेय मिला दिया। तो वो विलायक के अंदर जब विलेय मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो विलेय पदार्थों की मात्रा जितनी अधिक होगी, परासरण दाब भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। अगला दाब है आपके स्फीत दाब। कौन सा? स्फीत दाब, या उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर या स्फीत। स्फीत का मतलब होता है जो फैला हुआ है, खींचा हुआ है। क्या होता है? देखो कि जब किसी कोशिका को जल में रखते हैं, तो क्या होता है? तो कोशिका के अधिक परासरणी दाब के कारण जल के अणु क्या करेंगे? कोशिका में प्रवेश करेंगे। जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिससे जीवद्रव्य कला यानी प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य कला कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेलेगी। अभी हम देखेंगे चित्र से, बाहर की ओर धकेलती है। इस दाब को ही स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर कहते हैं। कैसे? कि मान लीजिए कोशिका है, कोशिका तो क्या होगा? जल के अंदर रखेंगे तो जल के अणु क्या होंगे? कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। ये जल के अणु है, ये कोशिका के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। किसके कारण? अधिक परासरणी दाब के कारण। कोशिका है, जल के अणु है, वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब क्या होगा? जब इसके अंदर जल ने प्रवेश करना शुरू कर दिया है, तो हमने देखा है कि जब जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा? जीव द्रव्य भी क्या हो जाएगा? फैलेगा। तो यहां पर मान लो ये जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य है और ये जीव द्रव्य कला है, प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जीव द्रव्य कला है। अब ये भी फैलेगी। क्यों? क्योंकि लगातार जल आता जा रहा है, कोशिका क्या हो रही है? फैलती जा रही है। तो अभी मान लो यहां पर है ये, अब क्या करेगा कि जब ये और फैलेगी, ये क्या है आपके? प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, जीव द्रव्य कला है। ये क्या है? जीव द्रव्य कला। ये क्या है? कोशिका है। अब ये क्या है? जब इसके अंदर जब जल आ रहा है कोशिका के अंदर, तो ये
प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, फैल रही है। अब फैलने के बाद में ये क्या करेगी, ये क्या आपके मान लो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, ये कोशिका भित्ति है। तो ये आपके जो प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है वो इस कोशिका भित्ति को क्या करेगी, बाहर की ओर धकेलेंगी, बाहर की ओर धकेलेंगी। इस प्रकार देखो ये, क्योंकि यहां दबाव लगा रही है, ये जो प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, जीवद्रव्य कला है, ये क्या कर रही है, इस कोशिका भित्ति पर यहां पर दबाव लगा रही है। इस भित्ति पर ये सेल वॉल है और इस सेल वॉल पर ये प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, ये क्या कर रहा है, ये इस पर प्रेशर लगा रहा है। क्यों, क्योंकि ये लगातार फैल रहा है। जब फैलेगा तो इसके द्वारा इस सेल वॉल पर बाहर की ओर धकेलती है। यानी कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल लगाती है। कौन लगाती है अपकेंद्री बल, प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन लगा रही है, जिसके कारण अब कोशिका भित्ति है वो भी क्या हो जाएगी, उस पर एक दबाव लगेगा। उस दाब को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब। अगला है आपके भित्ति दाब, भित्ति दाब। भित्ति दाब क्या है, अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल इसके विपरीत, कि भाई ये आपके प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, जीवद्रव्य कला है, और वो जीवद्रव्य कला क्या कर रही है कि कोशिका के अंदर जब जल के अणु प्रवेश करते हैं तो जीवद्रव्य कला है वो फैलता है, और जीवद्रव्य कला फिर क्या करेगी, इसके सेल वॉल पर, भित्ति पर, कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर क्या करती है, प्रेशर लगाती है, दबाव लगाती है। लेकिन उसी समय कोशिका भित्ति भी क्या होती है, ये तो अपकेंद्री बल लग रहा है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये किस प्रकार से बल लगा रहा है, अपकेंद्री बल लगा रहा है। किस पर लगा रहा है, कोशिका भित्ति पर लगा रहा है। लेकिन कोशिका भित्ति भी ऐसा थोड़ी है कि चुपचाप बैठी रहेगी, वो भी कुछ ना कुछ करेगी। कि जब इस कोशिका भित्ति पर अंदर से बाहर की ओर जब दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो कोशिका भित्ति भी क्या करती है, वो भी ऊपर से दबाव लगाती है। या यहां से प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन अंदर से बाहर की ओर कोशिका भित्ति को धकेल रही है, और कोशिका भित्ति की खुद क्या कर रही है, वो कोशिका भित्ति ये भी अभिकेंद्री बल लगा रही है, अभिकेंद्री बल लगा रही है। ठीक है, जिसके कारण कोशिका क्या होती है, तनाव में रहती है, खिंची हुई रहती है। तो भित्ति दाब क्या हो गया, वॉल प्रेशर, भित्ति दाब WP यानी वॉल प्रेशर। तो भित्ति दाब में भित्ति द्वारा अभिकेंद्री बल कोशिका पर लगाया जाता है, जिससे कोशिका क्या होती है, तनाव में रहती है, खिंची भी रहती है। क्यों, क्योंकि अंदर से तो आपके कौन सा बल लग रहा है, टर्गर प्रेशर लग रहा है ना। अंदर से, अंदर की तरफ से तो कौन सा लग रहा है, TP टर्गर प्रेशर लग रहा है, और बाहर से कौन सा लग रहा है, WP है नहीं, वॉल प्रेशर। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तभी तो कोशिका क्या होगी, खिंची हुई रहेगी, तनी हुई रहेगी। यहां से जल के अणुओं में प्रवेश करेंगे। जो प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, पहले तो प्रोटोप्लाज्म है वो फैलेगा, उसके बाद में ये जो प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है वो फैलेगी, और प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन फैलने के बाद में वो क्या करेगी, कोशिका की जो सेल वॉल है उसमें अंदर से बाहर की ओर उस सेल वॉल को धक्का देगी तो वो और फैल जाएगी। तो इस प्रकार के प्रेशर को तो हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब। क्यों, क्योंकि इसके कारण कोशिका है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, स्फीत हो रही है, फैल रही है। लेकिन वो कोशिका इतनी स्फीत भी नहीं हो सकती, नहीं तो फिर कोशिका फट सकती है। तो उसी समय जब ये बल लग रहा है, टर्गर प्रेशर लग रहा है, उसी समय कोशिका भित्ति भी क्या करेगी, बाहर से, ये तो अंदर से बाहर की ओर कोशिका भित्ति को धकेल रही है, और वॉल प्रेशर है, भित्ति दाब है, वो बाहर से अंदर की ओर, यानी ये तो अपकेंद्री बल है और ये अभिकेंद्री बल है, जिसके कारण फिर कोशिका है वो क्या होती है, तनी हुई या खिंची हुई रहती है।
तीसरा है आपके विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्ट, है ना, विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी। अगला है आपके विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी। देखो क्या होता है कि जो शुद्ध जल होता है यानी विलायक, शुद्ध जल का विसरण दाब क्या होता है? अधिकतम होता है। शुद्ध जल का विसरण दाब अधिकतम होता है, लेकिन जैसे ही विलायक में यानी शुद्ध जल में, लेकिन जैसे ही विलायक में विलेय पदार्थ डालेंगे, विलेय पदार्थ मिलाएंगे, तो क्या होगा? जो विलयन बना है, जो विलयन बना है उसका विसरण दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये विलायक है, विलायक यानी इसका जो विसरण दाब है, विसरण दाब क्या है? अधिक है। अब इस विलायक के अंदर हमने कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, ये विलेय पदार्थ है, मान लीजिए कोई भी हो गया, विलेय पदार्थ हमने मिला दिया किसके अंदर? विलायक के अंदर। विलायक क्या होता है? जल, शुद्ध जल विलायक होता है। तो विलायक के अंदर जब हमने विलेय पदार्थ बना दिया तो क्या बन जाएगा? ये विलयन। भाई विलायक के अंदर जब विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। अब ये जो विलयन बना है कब है? जब हमने विलायक के अंदर विलेय पदार्थ मिलाए हैं तब विलयन बन गया। तो इस विलयन का जो विसरण दाब है, विसरण दाब वो क्या हो जाएगा? डीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमने इस विलायक के अंदर क्या मिला दिया? विलेय डाल दिया। लेकिन विसरण दाब तो कम हो रहा है, लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब विलायक के अंदर विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन जो बना है उसका विसरण दाब तो कम होता है, लेकिन परासरण दाब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस प्रकार यदि हम परिभाषा की बात करें तो इस प्रकार विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने से उसके विसरण दाब में जो कमी होती है या जितनी कमी होती है उस कमी को ही हम क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता। यदि हम परिभाषा की बात करें तो जब विलायक में विलेय पदार्थ मिलाए जाते हैं तो बने विलयन में विसरण दाब की जो कमी होती है उसे ही क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, विसरण दाब
न्यूनता कहते हैं। तो विसरण दाब न्यूनता क्या होगी कि विलायक है, उसके अंदर जैसे जैसे हम विलेय पदार्थ मिलाते जाएंगे उस विलयन कब, जब दोनों को मिला दिया तब, तो विसरण दाब क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे विलयन का विसरण दाब कम होगा तो परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने से बने विलयन में जो जो विसरण दाब में जो कमी आती है, उस कमी को ही हम क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी। और डीपीडी क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, इन दोनों का अंतर है, वो क्या कहलाता है, डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।